हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जाइडस लाइफ साइंसेज स्टॉक की फुल एनालिसिस करने वाले हैं। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनके बिजनेस को डिस्कस करते हैं। आई थिंक ये तो आप सभी को मालूम होगी ही कि ये जो कंपनी है फार्मा सेक्टर से बिलोंग करती है। फार्मा प्रोडक्ट्स बनाकर उनको सेल करने का काम करती है। अब देखो चलो थोड़ा सा हम डिटेल्स में समझते हैं। Zydus Life Sciences Limited is an Indian pharmaceutical company that manufactures and sells a range of healthcare products, including formulations, active pharmaceutical ingredients, animal healthcare products and wellness products। तो कहने का मतलब सिंपल वही चीज़ें यहाँ पर हैं कि ये जो कंपनी है ये अ वाइड रेंज ऑफ हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग करने का काम करती है, इंक्लूडिंग फॉर्मुलेशंस, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, एनिमल हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स। तो ये सारे प्रोडक्ट्स कंपनी बनाकर बेचती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Zydus Life Sciences Limited is headquartered in Ahmedabad, Gujarat, India. The company was founded in 1952 by Raman Bhai B. Patel and was formerly known as Cadila Healthcare Limited. तो देखो कंपनी की खोज हुई थी 1952 में एंड पहले कैडिला हेल्थ केयर के नाम से इस कंपनी को जाना जाता था। बाद में ये जाइडस लाइफ साइंसेज में तब्दील हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट। Zydus has 1400 researchers at 19 sites working on new chemical entities, vaccines, biosimilars and niche technologies। तो देखो ये जो कंपनी है ये R&D के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान देती है। देख सकते हो 1400 रिसर्चर्स हैं और 19 साइट्स हैं इनके R&D के। ठीक है, तो 19 साइट्स के अंदर 1400 रिसर्चर्स हैं जो अलग अलग दवाइयों के ऊपर खोज वगैरह करने का काम करते हैं। एंड देखो ये जो कंपनी है ये एनुअली अपने रेवेन्यू की 7 to 8% इन्वेस्ट करती है R&D के ऊपर। चलो ठीक है, R&D के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रही है कंपनी। फिर यहाँ पर देखो मैन्युफैक्चरिंग। Zydus has manufacturing sites in 5 Indian states as well as in the US and Brazil। तो 5 मैन्युफैक्चरिंग साइट्स हैं कंपनी की इंडिया में एंड उसके बाद साथ ही साथ यूएस एंड ब्राज़ील के अंदर भी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल बिजनेस। Zydus has a presence in the US, Europe, Latin America, South Africa and 25 other emerging markets। तो काफ़ी बेहतरीन प्रेजेंस है कंपनी की। देखो गाइज, स्पेशली अगर यहाँ पर हम यूएस की बात करें तो यूएस के अंदर कंपनी की जो बिजनेस है ये काफ़ी बेहतरीन ढंग से चल रही है, काफ़ी बेहतरीन प्रेजेंस है यूएस के अंदर। यहाँ पर हम बात करेंगे यूएस जेनरिक बिजनेस की। तो यूएस जेनरिक बिजनेस के माध्यम से 40% की रेवेन्यू कंपनी की आती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ठीक है, अब चलो गाइज यहाँ पर हम फंडामेंटल रेशियोज को डिस्कस करते हैं। तो देखो मार्केट कैप की बात करें तो 1,13,493 करोड़ की मार्केट कैप है। एक लार्ज कैप फार्मास्यूटिकल कंपनी है। फिर यहाँ पर स्टॉक पी की बात करें तो 27.2 है। इंडस्ट्री पी की बात करें तो 35.8 है। इंडस्ट्री पी के मुकाबले में स्टॉक की पी कम है, चलो ठीक है। अगर हम मीडियन पी से कंपेयर करें तो चलो यहाँ पर भी हमें ओके ओके देखने को मिल रहा है। मीडियन पी है 23.1 की एंड स्टॉक की पी है 27.2 की। चलो ठीक है। अब यहाँ पर हम पीजी रेशियो की बात करें तो पीजी रेशियो थोड़ी सी बढ़ी हुई है, 1.64 की है। तो पीजी रेशियो के अनुसार अगर हम देखें तो थोड़ी सी वैल्यूएशन अभी भी एक्सपेंसिव है। अब देखो आरओसी की बात करें तो 22.3%, आरओई 20.7%, चलो बढ़िया है। फिर प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो 75%, प्लेस्ड कुछ भी नहीं है, चलो ठीक है। करेंट प्राइस 1128 की, 52 वीक हाई 1324 और लो है 568 की। बुक वैल्यू 197 रुपए की, डेप्ट है 804 करोड़ की और डेप्ट टू इक्विटी 0.04 की। कुछ खास डेप्ट नहीं है, लेकिन डेप्ट के मुकाबले में अगर हम फ्री कैश फ्लो की बात करें तो भाई बहुत ही बेहतरीन है। 2345 करोड़ की फ्री कैश है कंपनी के पास
तो जब चाहे तब कंपनी अपने कर्ज से छुटकारा पा सकती है फ्री कैश के माध्यम से। तो ऑलमोस्ट हम इसे डेब्ट फ्री मानकर चल सकते हैं। फिर यहाँ पर डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 0.27%, फेस वैल्यू 1 रुपए की, ईपीएस की बात करें तो 41.6 रुपए की है। चलो ठीक है, ओवरऑल फंडामेंटल्स। फिर यहाँ पर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को भी डिस्कस करते हैं। तो देखो, पिछले कुछ सालों में काफ़ी कंसिस्टेंसी के साथ कंपनी की सेल्स बढ़ी है। देख सकते हो यहाँ पर 17,237 करोड़, 19,547 करोड़ और फिर टीटीएम में 20,615 करोड़। चलो ठीक है। फिर यहाँ पर ओपीएम की भी ओवरऑल बात करें तो ओपीएम के अंदर भी हमें कंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है। कंसिस्टेंसी के साथ ओपीएम के परसेंटेज भी बढ़ रहे हैं, मतलब मार्जिन अच्छी तरीके से कंपनी मेंटेन करके चल रही है, मार्जिन को बढ़ाकर चल रही है। एंड यहाँ पर हम नेट प्रॉफिट को डिस्कस करते हैं। तो नेट प्रॉफिट के अंदर भी हमें कंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है। 2092, 3973, 4322। देखो गाइज, अगर आप लोग चाहो तो इससे पहले की भी डेटा को देख सकते हो, खुद से स्टडी कर सकते हो स्क्रीनर पे विजिट करके। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। अब चलो यहाँ पर हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, सेल्स ग्रोथ की बात की जाए तो डबल डिजिट के साथ हमें देखने को तो मिल रहे हैं, लेकिन परसेंटेज कुछ खास नहीं है। पास्ट 10 ईयर्स में 10% की सेल्स ग्रोथ रही है, 5 ईयर्स में 8%, 3 ईयर्स में 11% और टीटीएम में भी 11%। कुछ खास नहीं है। फिर यहाँ पर हम कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो चलो इसके मुकाबले में देखा जाए तो ये बढ़िया है, डबल डिजिट के साथ है और परसेंटेज भी ठीक ठाक हमें देखने को मिल रहे हैं। 17%, फिर 18%, फिर 47% टीटीएम में। अब देखो गाइज, अगर हम फार्मा सेक्टर की बात करें तो फार्मा सेक्टर में जो भी टॉप कंपनीज हैं उनके अंदर भी आपको सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ की परसेंटेज इसी प्रकार से देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर हमें दूसरे सेक्टर के स्टॉक से ये चीज कंपेयर नहीं करके चलनी है, ठीक है, उसी सेक्टर के स्टॉक से कंपेयर करनी चाहिए। तो लगभग सभी टॉप फार्मा कंपनीज की अगर हम बात करें तो इसी प्रकार की सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करें तो देखो काफ़ी बेहतरीन है। फिर यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी की भी बात करें तो ये भी बेहतरीन है, ठीक है, 21%, 20%, 21%, 21%। चलो ठीक है। अब यहाँ पर हम बैलेंस शीट को डिस्कस करते हैं। तो देखो, बैलेंस शीट के अंदर भी काफ़ी बढ़िया हमें देखने को मिल रही है। बैलेंस शीट के अंदर देखो, कैश रिजर्व की बात करें तो कंटिन्यूअसली कैश रिजर्व कंपनी की बढ़ रही है एंड फिलहाल 19,729 करोड़ की कैश रिजर्व है। अगर हम इसके कंपैरिजन में बोरोइंग्स की बात करें तो बोरोइंग्स काफ़ी बेहतरीन है, कम होते जा रही है कंटिन्यूअसली। देख सकते हो 4221 करोड़ की बोरोइंग्स थी जो कि घटकर 1195 करोड़ पर आ गई, फिर घटकर 804 करोड़ हो गई। तो काफ़ी बढ़िया है। कैश रिजर्व की तुलना में बोरोइंग्स यानी कि कर्जे काफ़ी कम है कंपनी के पास। कैश रिजर्व कंटिन्यूअसली कंपनी की बढ़ रही है एंड बोरोइंग्स कंटिन्यूअसली घट रही है। चलो अच्छी बात है। फिर यहाँ पर हम टोटल एसेट्स की बात करें तो देखो यहाँ पर 27,642 करोड़ की टोटल एसेट्स थी, वो यहाँ पर घटी कुछ, उसके बाद फिर से यहाँ पर हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। 28,834 करोड़ के टोटल एसेट्स हैं। चलो ठीक है। और CWIP के अंदर भी ठीक ठाक यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं 2423 करोड़। चलो अब यहाँ पर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर अप्रॉक्स 75% की होल्डिंग्स देखने को मिल रही है प्रमोटर्स की। चलो ठीक है, और एकदम स्टेबल है काफ़ी टाइम से। उसके बाद यहाँ पर हम FIIs की बात करें तो FIIs की तरफ से होल्डिंग्स ट्रिम हुए हैं, देख सकते हो यहाँ पर जून क्वार्टर में, ठीक है, 5.72% से घटकर 5.59% हो चुकी है। फिर DIH की बात करें तो DIH की तरफ से एकदम हल्की सी बाइंग हुई है, 12.55% से बढ़कर 12.56% हो चुकी है। फिर यहाँ पर गवर्नमेंट की बात करें तो देख सकते हो यहाँ पर 0.07% की होल्डिंग है गवर्नमेंट की भी। उसके बाद यहाँ पर पब्लिक की बात करें तो पब्लिक की
होल्डिंग भी देख सकते हो ठीक ठाक यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है और जून क्वार्टर में होल्डिंग्स बढ़ी हैं पब्लिक की 6.66% से बढ़कर 6.81% हो चुकी है। अब देखो गाइज, पब्लिक में ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ छोटे छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स ही होते हैं, बड़े बड़े एंटिटीज वगैरह भी पब्लिक के अंदर ही इंक्लूड होते हैं। अब देखो गाइज, ऐसा नहीं है कि पब्लिक के अंदर सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स ही आते हैं, जो बड़े बड़े एंटिटीज होते हैं वो भी पब्लिक के अंदर ही इंक्लूड होते हैं। चलो ठीक है, शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर भी हमें ठीक ठाक चीजें देखने को मिल रही हैं। अब देखो यहाँ पर टेक्निकल्स के अंदर डिस्कस करते हैं, लेकिन यहाँ पर देखो कुछ टाइम से गिरावटें चल रही है स्टॉक के अंदर, तो गिरावटों के पीछे रीजंस क्या है ये भी डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद टेक्निकल्स को डिस्कस करेंगे। अब देखो गाइज, हो सके तो आप में से कुछ लोगों को इस चीज के बारे में ऑलरेडी ये इन्फॉर्मेशन होगी कि क्यों ये स्टॉक पिछले कुछ दिनों से गिरावट दिखा रही है, लेकिन आप में से ही कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको इस चीज के बारे में जानकारी नहीं होगी, इसलिए चलो इस न्यूज को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, गिरावट के पीछे फर्स्ट रीजन यहाँ पर यह है कि शेयर की कीमत में गिरावट तब आई जब कंपनी ने स्टर्लिंग बायोटेक लिमिटेड में मौजूदा मालिक परफेक्ट डे से 550 करोड़ में 50% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की। उसके बाद देखो, अलग अलग ब्रोकरेज फर्म्स के द्वारा भी स्टॉक को डाउनग्रेड किया गया है, ये भी एक रीजन है। वैश्विक ब्रोकरेज फर्म नोमुरा ने जाइडस लाइफ साइंसेज पर अपनी न्यूट्रल रेटिंग दोहराई, जिसका लक्ष्य मूल्य 1020 है, जबकि सीटी ने 890 रुपए प्रति शेयर के लक्ष्य के साथ सेल की सिफारिश की है, सेल की रेटिंग दी है। मोतीलाल ओसवाल ने भी स्टॉक को न्यूट्रल रेटिंग दी है, जिसका लक्ष्य मूल्य 1210 है। तो ये कुछ ब्रोकरेज फर्म्स के द्वारा भी स्टॉक को डाउनग्रेड किए गए हैं, कुछ ने यहाँ पर सेल की रेटिंग दिए हैं तो कुछ ने यहाँ पर न्यूट्रल की रेटिंग दिए हैं, ये भी एक वजह है। इसके बाद यहाँ पर एक और बड़ी रीजन ये है जो कि देखो यहाँ पर बताई जा रही है, सप्ताहांत में टेवा को अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एसाकोल एचडी जेनरिक के लिए यूएस एफडीए की मंजूरी मिली। जेफरीज ने कहा कि उनका मानना है कि इस उत्पाद यानी कि इस प्रोडक्ट का वित्त वर्ष 24 में जायडस के राजस्व में 3 से 4% और एबिटा में 8 से 10% हिस्सा था। ठीक है, तो देखो ये जो मेडिसिन है, ये मेडिसिन जाइडस लाइफ साइंसेज भी बनाती है एंड इन्हीं की कॉम्पिटिटर फार्मा सेक्टर से बिलोंग करने वाली एक कंपनी है जिसका नाम है टेवा। तो टेवा ने भी ये मेडिसिन बनाई है एंड इस मेडिसिन की मंजूरी भी मिल चुकी है यूएस एफडीए से। तो अब यहाँ पर जेफरीज के द्वारा बताई ये जा रही है कि फाइनेंशियल ईयर 2024 में जाइडस के रेवेन्यू में इस प्रोडक्ट से 3 to 4% की रेवेन्यू थी। ठीक है, और एबिटा में 8 से 10% का हिस्सा था। ठीक है, अब देखो इस प्रकार की चीजें हैं तो कहीं ना कहीं कंपटीशन हो गई है, कंपटीशन हो गई है तो यहाँ पर जो मेडिसिन्स हैं इसमें दोनों के शेयर्स हो जाएंगे। यहाँ पर इनके मेडिसिन्स की जो डिमांड है उसमें थोड़ी सी स्लोडाउन देखने को मिल सकती है, इस वजह से 3 to 4% की जो रेवेन्यू है इसमें हमें डिक्लाइन देखने को मिल सकती है। फिर एबिटा में जो 8 से 10% का हिस्सा है इस मेडिसिन का, इसके अंदर भी डिक्लाइन देखने को मिल सकती है, ये कंपटीशन की वजह से। हालांकि FY26E तक इसका योगदान राजस्व के 1% से कम और एबिटा के 3% से कम तक तेजी से गिरने की उम्मीद है। तो देखो ये यहाँ पर एक्सपेक्टेशन की जा रही है कि FY26E तक इसका योगदान, मतलब ये जो मेडिसिन है इसका योगदान 1% से भी कम का हो सकता है और एबिटा के 3% से कम तक तेजी से गिरने की उम्मीद है। ये चीजें यहाँ पर कही जा रही है। जो एबिटा में हिस्सा रखता था 8 से 10% का, ये कंपटीशन की वजह से 3% से भी कम हो सकती है। एंड रेवेन्यू के अंदर जिसकी मतलब योगदान 3 to 4% की थी, जो कि यहाँ पर 1% से भी कम होने की एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, सीटी ने कहा कि टेवा के लॉन्च के साथ उत्पाद की
बिक्री मौजूदा स्तर से 40 से 50% तक गिर सकती है। साथ ही कहा कि इस उत्पाद में प्रतिस्पर्धा का प्रभाव मूल्यांकन में भी दिखाई देना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सीटी के द्वारा ये चीज़ें कही गई है कि जो टेवा ने लॉन्चिंग की है ये एक नए प्रोडक्ट की, इस वजह से जाइडस लाइफ साइंसेज की जो प्रोडक्ट है, सभी प्रोडक्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जो प्रोडक्ट बेसिकली टेवा ने लॉन्च की है वही प्रोडक्ट के अंदर ये चीज़ें देखने को मिलेगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सारे प्रोडक्ट्स की डिमांड कम हो जाएगी। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट की डिमांड है ये मौजूदा स्तर से 40 से 50% तक गिर सकती है। ठीक है, और इसमें कंपटीशन की वजह से मार्जिन के अंदर भी इफेक्ट देखने को मिल सकता है इस एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, अब देखो ऐसी बहुत ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि देखो गाइज कंपटीशन कहाँ नहीं होता यार। आप कोई भी स्टॉक को चुनकर इन्वेस्ट करोगे तो आगे चलकर उनके कोई ना कोई कंपटीटर खड़ा हो जाएंगे। जैसे देखो गाइज रिसेंटली हमने एक इंसिडेंट देखा था एशियन पेंट्स के साथ। ठीक है, एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स की बात करें तो काफ़ी बेहतरीन तरीके से ये चल रहे थे, लेकिन इसी बीच यहाँ पर एक और पेंट कंपनी की एंट्री होती है, ग्रासिम की। तो ग्रासिम के आने के बाद जो मार्केट शेयर है वो थोड़ी सी इनकी डिक्लाइन हो सकती है, इस प्रकार की न्यूज आई। एंड उसके बाद इन स्टॉक्स के अंदर भी हमें प्रेशर देखने को मिला, सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर एक और एग्जांपल देना चाहूँगा कि जैसे देखो बजाज फाइनेंस काफ़ी बेहतरीन तरीके से चल रही थी, फिर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की जो आईपीओ आई, तो आईपीओ आने के पहले से ही लोगों को मतलब डर लगने लगा कि यार जियो फाइनेंस अब आ चुकी है, अब बजाज फाइनेंस को तो एकदम उठा के फेंक ही देगी। तो इस प्रकार की पैनिक सेलिंग देखने को मिली। लेकिन बाद में क्या पता चला कि जियो फाइनेंस जो है इनका बिजनेस अलग है, पेटीएम के टाइप की बिजनेस है। जिस प्रकार की बिजनेस पेटीएम की है उसी प्रकार की जियो फाइनेंस की भी बिजनेस है। बजाज फाइनेंस के तरह की बिजनेस नहीं है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की। ठीक है, अब देखो गाइज इसी प्रकार से हम जाइडस लाइफ साइंसेज की बात करें तो इसके अंदर जो मेडिसिन के ऊपर कंपटीशन बढ़ी है तो सिर्फ उसके अंदर हमें उस प्रकार की चीजें देखने को मिलेगी, उस प्रकार की डाउन साइड देखने को मिलेगी, सभी मेडिसिन के अंदर नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, और कंपटीशन का दौर तो यार चलता ही रहेगा। कंपटीशन से अगर आप भागोगे तो यार मार्केट में ऐसी कोई भी कंपनी नहीं मिलेगी आपको जिसके अंदर कंपटीशन ना हो। अगर अभी नहीं है तो आगे चलकर होगी होगी। तो ये चीजें पीछा नहीं छोड़ने वाली है, ये समझ कर चलो। बस अगर आपको कंपनी के ऊपर भरोसा है, कंपनी के फंडामेंटल्स, बैलेंस शीट, फाइनेंशियल्स एंड कंपनी की ग्रोथ के ऊपर भरोसा है और आपका विजन है लॉन्ग टर्म का, तो फिर आपको उतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी देखो अगर किन्हीं को कंपनी पसंद आ रही है और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फ्रेश बाइंग के लिए अभी कैसी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, तो 52 वीक हाई के लेवल से करंट प्राइस तक की बात करें तो लगभग 15% की डिस्काउंट यहाँ पर मिल रही है, जो कि देखा जाए तो चलो ठीक है, लार्ज कैप कंपनी है तो फर्स्ट एसआईपी करने के लिए चलो ठीक है। ठीक है ये डिस्काउंट, लेकिन अगर सपोर्ट के लेवल पर मिल जाता है तो और भी ज़्यादा बेटर होगा। कुछ टाइम से सपोर्ट के लेवल पर स्टॉक था भी, अगर फिर से कंटिन्यू रहती है गिरावटें तो ये सपोर्ट के लेवल पर मिल जाती है, फिर यहाँ पर लगभग 18%, 19% इस प्रकार से डिस्काउंट मिल जाएगी। अगर गिरावटें कंटिन्यू रहती हैं तो हर 5 से 10% की डिप पर हम एड ऑन करके चल सकते हैं अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है तो। लेकिन कितना भी चाहे भरोसा क्यों ना हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना कि अपने पोर्टफोलियो का एक बहुत ही बड़ा वेटेज सिर्फ इस एक स्टॉक के अंदर दे दिया, तो ऐसे में रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। तो सोच समझकर ही एक लिमिटेड वेटेज के साथ ही चलनी है। ठीक है, अपने पोर्टफोलियो में अलग अलग सेक्टर्स के अंदर डाइवर्सिफिकेशन रखना भी जरूरी है। अब देखो यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स की बात करें तो फर्स्ट सपोर्ट यहाँ पर है 1100 की, नेक्स्ट सपोर्ट है यहाँ पर 1054 की, फिर यहाँ पर है 1000 की। रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस है यहाँ पर 1195 की, लगभग 1200 की मानकर चल सकते हैं। तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो जाइडस लाइफ साइंसेज स्टॉक के ऊपर। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।